हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शाहरुख आलम आप सभी का स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं, तो आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात में आय पर आधारित प्रश्नों से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। और आय पर आधारित प्रश्न जो है रेलवे और एनटीपीसी में खूब पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं बिना किसी भूमिका के। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति की व्यय और बचत में 8 संबंधित 3 का अनुपात है। यदि उस व्यक्ति की व्यय जो है 4000 हो तो उस व्यक्ति की बचत ज्ञात करो, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आइए कुछ चीजों को समझते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं आय का मतलब कुल इनकम इसका टू क्या होता है, बचत, या यूं कहिए पहले व्यय प्लस बचत। यानी जो आय होता है व्यय और बचत का योग होता है। यानी उसने कितना व्यय किया और उसने कितना बचाया, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमको आय प्राप्त हो जाएगा। तो व्यय बराबर क्या होगा, तो व्यय बराबर होगा आय माइनस बचत। अगर इसी तरह बात की जाए बचत की, तो बचत बराबर क्या होगा, आय माइनस व्यय। इतनी बात समझ में आ गई। बस इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस यही एक ट्रिक है जो काफी एक बेसिक कंसेप्ट भी है। तो आइए हम लोग अब सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात, ये हो गया क्या, ये हो गया व्यय और ये हो गया क्या, बचत। ये व्यय और ये बचत, व्यय और बचत के बीच में क्या अनुपात है, 8 संबंधित 3 का। तो जब व्यय और बचत में 8 संबंधित 3 का अनुपात है तो व्यय बराबर क्या हो गया, मान लेते हैं 8x, और बचत बराबर क्या मान लेते हैं 3x। यानी उसका जो व्यय है 8x है और बचत क्या है 3x है। तो आय बराबर क्या होगा, कुल आय बराबर 8x प्लस 3x। ठीक है, यही तो होगा। यानी जो कुल आय होगा कितना होगा, 11x होगा। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्यय बराबर जो है उस व्यक्ति का जो व्यय है 4000 है, यानी व्यय क्या है 8x। यानी यही जो 8x है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 500। जब x बराबर 500 आ गया और पूछ रहा है उस व्यक्ति की बचत ज्ञात करो, तो बचत कितना है 3x है। तो क्या हो गया 3 गुणते 500 यानी 300 गुणते 500 यानी 1500। क्वेश्चन में बचत पूछ रहा है, 1500 को आंसर हम लोग का आ गया। चूंकि हमने कुल आय भी निकाल दिया है तो आय भी देख लेते हैं, इसका टोटल आय कितना होगा 11 गुणते 500 यानी 5500 रुपए। तो हमने एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को क्या निकाला, व्यय भी निकल गया, आय भी निकल गया और बचत भी निकाल कर हमने दिखा दिया। आइए अब हम लोग सीधे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक व्यक्ति के व्यय और बचत में 11 संबंधित 5 का अनुपात है। यदि उस व्यक्ति की आय 32,000 हो तो उस व्यक्ति का व्यय ज्ञात करो। तो आप जानते हैं कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। और इसके बचत और इसके व्यय और बचत का जो अनुपात है कितना है, 11 संबंधित 5 का अनुपात है। और इसका आय कितना है 32,000 है। मैं सीधा सीधा शॉर्टकट आपको लेके चल रहा हूं। तो कितना हो गया, हम मान लेते हैं कि ये 16 भाग बराबर कितना है 32,000। तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 16 दूना के 32 यानी 2000 हो जाएगा। ठीक,
क्या पूछ रहा है? व्यक्ति का व्यय पूछ रहा है। और व्यक्ति का व्यय कितना भाग है? 11 भाग है। तो 1 भाग बराबर 2000, तो 11 भाग बराबर कितना? 11 गुणित 2000 यानी 22,000। तो जो व्यक्ति का व्यय है कितना है? 22,000 है। अब इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से और नहीं लगाया जा सकता। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग का ये कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आय में 3 संबंधे 4 का अनुपात है। यहाँ सिर्फ आय का ही, 2 व्यक्तियों के आय के बीच में ही संबंध बता रहा है कि मतलब 3 संबंधे 4 का अनुपात है। और उनके व्यय में 2 संबंधे 3 का अनुपात है। यदि उनमें से प्रत्येक जो है 2000 की बचत करते हों तो प्रत्येक की आय ज्ञात करो पूछ रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आय बराबर क्या होता है? आय बराबर जो होता है व्यय प्लस बचत होता है। ठीक, तो मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति, ये हो गया पहला व्यक्ति और ये हो गया दूसरा व्यक्ति। ठीक है, तो इस पहले व्यक्ति का जो आय है कितना है? मान लेते हैं 3x है। और दूसरे व्यक्ति का जो आय है कितना है? 4x है। और इनका जो बचत है, प्रत्येक कितना कर रहा है? 2000 की बचत कर रहा है। तो आप जानते हैं कि व्यय बराबर क्या होता है? आय माइनस बचत। तो बचत कितना कर रहे हैं? 2000 की कर रहे हैं, तो 2000 घटा दे रहे हैं, माइनस 2000। तो जब 2000 की बचत कर रहे हैं तो इनका जो व्यय का अनुपात है कितना हो जा रहा है? 2/3 हो जा रहा है। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? 3 कोष्टक में 3x माइनस 2000 कोष्टक बंद, यानी 3 कोष्टक में 3x माइनस 2000 इक्वल टू 2 कोष्टक में 4x माइनस 2000, यानी 2 कोष्टक में 4x माइनस 2000। एक लाइन और ले चलते हैं इसको यहीं पे। ये हो गया 9x प्लस 6000 यानी 9x प्लस 6000 इक्वल टू 8x माइनस, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस ही होगा, माइनस 4000 यानी 8x माइनस 4000। तो x को x की तरफ ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा, जब 6000 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और जब 6000 में से 4000 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2000। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 2000 आ जाएगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक की आय ज्ञात करो। तो प्रत्येक की आय ज्ञात करना है। तो जिनके आय में इन दोनों के आय का अनुपात क्या है? 3 संबंधे 4 है। तो यानी पहले की आय 3 है तो दूसरे की आय कितनी है? 4 है। यानी ये 3x हो गया, ये 4x हो गया। तो यानी 3 गुणित 2000 बराबर 6000 और इसका हो गया 4 गुणित 2000 यानी 8000। यानी प्रत्येक की जो आय होगी, एक की 6000 होगी, दूसरे की 8000 होगी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये, और थोड़ा सा ट्रिकी है, बस थोड़ा सा समझना है इसको। कह रहा है कि 3 व्यक्तियों की आय में 2 संबंधे 4 संबंधे 5 का अनुपात है। उनकी आय में क्रमशः 50%, 25% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उनकी आय में वृद्धि ज्ञात करो। यानी नया अनुपात पूछ रहा है कि इनके जो आय का जो नया अनुपात होगा वो क्या होगा। आइए देखते हैं। ये हो गया आय और ये 3 व्यक्ति हो गए, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। इनके जो आय में अनुपात है क्या है? 2 संबंधे 4 संबंधे 5 का अनुपात है। तो जब इनमें ये संबंध है तो इनकी आय क्या होगी? मान लेते हैं इसका जो आय होगा 2x होगा, इसकी जो आय होगी 4x होगी और इसकी जो आय होगी 5x होगी। अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा किया जा सकता है और किसी भी संख्या से भाग दिया जा सकता है, आप जानते हैं इस बात को। तो हमने प्रत्येक में x से गुणा कर दिया कि मान लिया इसका 2x है, इसका 4x है, इसका 5x है। तो प्रत्येक की आय निकल गई। अब आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि
उनकी आय में क्रमशः 50%, 25% और 20% की वृद्धि कर दी जाए। यानी पहले वाले की आय में 50% की वृद्धि, दूसरे वाले की आय में 25% की वृद्धि और तीसरे वाले में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात क्या बनेगा, ये पूछ रहा है। तो चलिए वृद्धि करते हैं। 50% की वृद्धि क्या होगा, तो 150/100। यहाँ क्या होगा, 25% की वृद्धि होगी तो गुणते 125/100 और इसमें 20% की वृद्धि होगी तो क्या होगा, 120 गुणते अपान 100, यानी 5x इंटू 120/100। ठीक है, 100 से 100 सब कॉमन ले लिया, कट गया। अब यहाँ क्या हो गया देखते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 300x, यहाँ क्या लिख सकते हैं 500x और ये क्या लिख सकते हैं 600x। यानी क्या लिख सकते हैं इसको 3x, 5x और 6x। x भी कॉमन ले लिए, सब कैंसिल हो गया। यानी जो इनका नया अनुपात होगा क्या होगा, 3:5:6 का अनुपात होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ अनुपात पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे। अब हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन होंगे समानुपात पर आधारित। तो आइए बिना किसी भूमिका के सीधे हम लोग चलते हैं अपने समानुपात पे। समानुपात पे आधारित प्रश्न, अगर बात करें समानुपात की तो समानुपात क्या होता है, मतलब समानुपात का मतलब यही होता है कि जो दो अनुपात हैं आपस में समान हो। जैसे सपोज दैट, आइए इसको समझते हैं। जैसे क्या हुआ, यहां पे समझते हैं ए संबंधे ए अनुपात बी, यानी ये संबंधे बी, और यहां हो गया सी संबंधे डी, यानी सी रेशियो डी। तो अगर इनके बीच में समानुपात दर्शाना हो तो इसके लिए एक सिंबल होता है, क्या, ये समानुपात का चिन्ह होता है। कहने का मतलब ये है कि a/b किसके बराबर है, c/d के बराबर है। ठीक है, इन दोनों को कहते हैं मध्य पद, और ये जो दो पद हैं इनको कहते हैं बाह्य पद। बात आ रही समझ में, इन दोनों को कहते हैं मध्य पद और इन दोनों को जो बाहरी है इनको कहते हैं बाह्य पद। और क्या होता है, a/b बराबर होता है c/d। बस इसी चीज को समझ जाइए इतना, और आगे जो भी आगे फार्मूले जिस हिसाब से जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगा मैं क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों को समानुपात में क्या करेंगे, हम लोग फार्मूले आपको देते जाएंगे, ट्रिक बताते जाएंगे। तो आपने समानुपात समझ लेंगे समानुपात किसे कहते हैं। अब आइए चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं समझाने के लिए। पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है 7, 11, 14 का चतुर्थानुपात ज्ञात करो, यानी इनका चतुर्थानुपात पूछ रहा है। तो इसका लिखने का तरीका ही क्या है, 7 संबंधी 11, चतुर्था पूछ रहा है, फिर क्या लगाएंगे समानुपात का चिन्ह, 14 संबंधी, हमने मान लिया कि चौथा जो है क्या है x है, यानी चौथा अनुपात जो है x है। ये क्वेश्चन का लिखने का राइट तरीका है। अब इसको अब x की वैल्यू निकालते हैं। तो आप जानते हैं कि इन दोनों को क्या कहते हैं, मध्य पद कहते हैं, और इन दोनों को कहते हैं बाह्य पद, और ये जो है क्या है समानुपात का चिन्ह है। तो हमने अभी पढ़ा कि जब अगर मान लेते हैं ये a हो, ये b हो, और ये c हो, और ये d हो, तो क्या होता है फार्मूला a/b = c/d, यही होता है। बस इसी पे हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। तो 7/11 = क्या, 14/x, 7 दूना के 14।
अब x बराबर क्या हो जाएगा, x इधर चला जाएगा, 11 उधर चला जाएगा, तो 22। समझ रहे हैं आप? तो x की वैल्यू क्या होगी 22, और x को क्या है, यही x जो है ये चौथा अनुपात है, चतुर्थानुपात है, यानी x की जो वैल्यू होगी वो 22 होगी, यानी जो चौथा जो अनुपात होगा वो क्या होगा 22 होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक इसी तरह इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 11 संबंध 18 समानुपात 22 संबंध x। तो x की वैल्यू बस निकालना है, तो क्या हो जाएगा 11/18 इक्वल टू 22 x। ठीक है, तो 11x इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 22 गुणित 18, तो 11 दूना के 22, 18 दूना के क्या होता है 36, तो x की वैल्यू क्या होगी 36, और यही x जो है चतुर्थानुपात है, तो यानी चतुर्थानुपात कितना होगा 36 होगा। तो उम्मीद करते हैं दोनों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4/9 यानी 4/9 का मध्यानुपात ज्ञात करो, और यहाँ कह रहा है 12 और 18 का तृतीयानुपात ज्ञात करो। तो आइए पहले हम लोग मध्यानुपात को समझते हैं, फिर तृतीयानुपात को समझते हैं। ठीक है, तो मध्यानुपात आप जानते हैं कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ए संबंधे बी समानुपात के सिंबल, सी संबंधे डी पढ़ा हमने। इनको क्या कहते हैं हमने मध्यानुपात। मध्यानुपात हम लोग कह रहे थे, और इसको हम लोग कह रहे थे वाह्यानुपात। यही बोल रहे थे। तो जो वाह्य अनुपात है 4 और 9 ये तो दे दिया है, मध्यानुपात नहीं दिया है, और यही पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं। 4 संबंधे x, मध्यानुपात नहीं पता है, रेशियो मध्यानुपात का चिन्ह समानुपात का, और क्या लिख सकते हैं फिर x और फिर संबंधे 9। अब क्या लिख सकते हैं 4/x इक्वल टू x/9। आप यहाँ देख रहे होंगे कि x² इक्वल टू क्या हो रहा है 4 गुणित 9, तो x बराबर क्या हो गया √9 चौके 36, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। उम्मीद करते हैं ये समझ में आप लोग को आया होगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए सबसे एक शॉर्टकट तरीका ये भी है कि अगर हम मान लें इसको a, ठीक, इसको मान लेते हैं b, तो जब भी मध्यानुपात की बात करें तो मध्यानुपात बराबर क्या होता है, मध्यानुपात बराबर एक फार्मूला होता है √a इंटू बी, यानी √ab। बस डायरेक्ट यहीं पे वैल्यू पुट करिए, आपका मध्यानुपात निकल जाएगा। यानी मध्यानुपात बराबर क्या हो गया √4 गुणित 9, यानी 4 × 9 इक्वल टू क्या हो गया √36, यानी मध्यानुपात बराबर हो गया 6, यानी 6। समझ में आई बात? अब देखिए क्या कह रहा है, 12 और 18 का तृतीयानुपात ज्ञात करिए। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका पहले समझते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं 12 संबंधे 18 संबंधे, अब क्या लिख सकते हैं 18 संबंधे x। यही इसका लिखने का तरीका है। जब भी तृतीयानुपात पूछे तो हम ऐसे इसको लिखेंगे। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 12/18 इक्वल टू 18/x, ये लिख सकते हैं। अब आइए तो क्या लिख सकते हैं 12x इक्वल टू 18 गुणित 18, चलिए कटाते हैं, 6 दूना के 12, 6 3 18, x की वैल्यू कितनी होगी 27। तो एक मेथड ये हो गया। आइए हम लोग दूसरे मेथड से चलते हैं। तो जब भी इस टाइप की
क्वेश्चन आए, यानी क्या करें, जब भी तृतीयानुपात पूछे तो तृतीयानुपात का एक सीधा सीधा फार्मूला होता है। क्या होता है? तृतीयानुपात बराबर, तृतीयानुपात बराबर एक फार्मूला होता है। अगर हम इसको मान ले ए, अगर इसको मान ले बी, अगर हम इसको मान ले ए और इसको मान ले बी, तो फार्मूला ये होता है कि बी स्क्वायर अपॉन ए, बी का घात 2 बटा में ए। यही तृतीयानुपात का फार्मूला होता है समानुपात के में। तो अब इसको चलिए हम लोग देखते हैं। तो 18 गुणित 18 बटा में 12, 6 गुना के 12, 6 3 18 और 2 9 18 यानी 27। तो जो तृतीयानुपात होगा कितना होगा? 27 होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने अनुपात और समानुपात को काफ़ी डायनेमिक तरीके से पढ़ा, हर प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया, और एग्जाम में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना थी रेलवे एनटीपीसी या अन्य वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण को देखते हुए कि क्या क्या इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम लोगों ने हर प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो यहाँ पे हम लोगों का अनुपात और समानुपात का चैप्टर यही समाप्त होता है। और अब हम लोगों की बारी यह है कि जो रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, तब अगले क्लास तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।